पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता, यानी एक जो इकोसिस्टम है उसकी क्रियाशीलता किस प्रकार से चलती है या कार्यशीलता किस प्रकार से चलती है। तो हमने सिस्टम के बारे में बात की कि जिस प्रकार से जैविक तत्व है, अजैविक तत्व है, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं और अंततः वियोजक जो होते हैं इनको वापस निर्मुक्त कर लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है लगातार चलता रहता है और इसी सिस्टम को हम कहते हैं एक इको सिस्टम। अब इस इको सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं देखने को मिली, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता का अर्थ ये होता है कि एक इकोसिस्टम किस प्रकार से वर्क करेगा और उसके अंतर्गत ऊर्जा जो है वह एनर्जी का जो फ्लो है वो किस प्रकार से चलेगा, उसका पैटर्न क्या होगा, इस पर उसकी क्रियाशीलता डिपेंड करती है। अब इसको इस प्रकार से समझेंगे कि एक मोटरसाइकिल है या कोई व्हीकल है वो कब तक चलेगा, वो जब तक चलेगा, यानी एक मोटरसाइकिल कब तक कार्य करेगी वो डिपेंड करता है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह मोटरसाइकिल के अंतर्गत किससे होता है, फ्यूल से होता है। अब ये फ्यूल का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर डिपेंड कर रहा है कि अच्छी तरीके से उसको फ्यूल मिलेगा तो काफी स्मूथली चलेगा, अगर अच्छी तरीके से फ्यूल नहीं मिलेगा तो उसका जो प्रतिरूप है या जो इसकी जो एफिशिएंसी है या किस स्पीड से चलेगा ये नो डाउट डिस्टर्ब होगा। तो इस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित संगठकों यानी जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके सभी पक्ष किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर रहते हैं। ऊर्जा बराबर तरीके से मिलेगी तो इकोसिस्टम बराबर तरीके से चलेगा। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है एक इकोसिस्टम में जैविक यानी बायोटिक और अबायोटिक पदार्थों के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन और उसके संचरण में भी सहायक होता है कि किस प्रकार से अलग अलग जो जैविक जैविक जो कंपोनेंट्स है उसके अंतर्गत इस ऊर्जा का वितरण किस रूप में हो रहा है और किस रूप में इस ऊर्जा का संग्रहण भी हो रहा है। ऊर्जा की बात करें तो एक इकोसिस्टम में जो प्रवाह है वह एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी मार्ग का, एक दिशी का अर्थ हो गया कि ऊर्जा ए के पास है, एक से ऊर्जा बी के पास जाएगी, बी से ऊर्जा सी के पास जाएगी और सी से डी पे पास जाएगी। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है वह एक दिशा यानी एक डायरेक्शनल पाथ का अनुसरण करता है। लेकिन जब हम पदार्थों के गमन की बात करें तो वह चक्रीय चक्रीय रूप का अर्थ होता है कि ए से बी, बी से सी और सी के बाद वापस ये ए के पास पहुंच गया। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, ये चक्रीय कहलाती है। लेकिन इस ऊर्जा के प्रवाह के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा कि ए के पास जो एनर्जी गई है वो बी के पास, बी से सी, सी से डी के पास, इस प्रकार से चलती रहती है। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम के अंतर्गत भी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से चलता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा का प्रतिरूप यानी पैटर्न ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी ये डिपेंड करता है उष्मा गतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों पर आधारित रहता है। यानी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम हैं, इस थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार ही ये ऊर्जा का फ्लो चलता है। कैसे चलता है कि प्रथम नियम, ऊर्जा थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम कहता है जिसे स्थिर द्रव्यमान कांस्टेंट मास वाले तंत्र में न तो ऊर्जा का सृजन होता है और न ही विनाश होता है। यानी अगर इसे साधारण शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि न तो ऊर्जा बनती है और न ही ऊर्जा का विनाश होता है। तो ऊर्जा का क्या होता है, तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब ये रूपांतरण किस प्रकार से होता है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है, इसका स्थान बदल सकता है। इस कारण इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी ऊर्जा जो है वह
एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर पहुंची। जैसे कि ऊर्जा जो थी वो ए के पास थी, ए के पास से जो ऊर्जा थी वह बी के पास पहुंची, बी की जो ऊर्जा है वह सी के पास पहुंची। यानी जो पौधा था उस पौधे की ऊर्जा एक शाकाहारी जीव में पहुंची और शाकाहारी जीव से ये मांसाहारी में पहुंची। तो ऊर्जा का नष्ट कहाँ हुई? तो ऊर्जा जो है वह रूप बदल गया, उसका स्थान बदल गया, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है। तो कहा गया है कि ऊर्जा का रूप बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ये पहला नियम कहलाता है। एक इकोसिस्टम के अंतर्गत बात करें तो ऊर्जा जो है वह निवेश का एक का तंत्र से ऊर्जा निगम इनपुट और आउटपुट द्वारा संतुलित हो जाता है। यानी जितनी आपने इनपुट दिया है उतना ही आपको वापस आउटपुट मिल गया, यानी दोनों ही जो है वह क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ऐसी स्थिति में जितनी ऊर्जा आपके पास आई, आपको जितने रुपए मिले आपने वापस पुनः उतने ही लौटा दिए, तो ऊर्जा उतनी ही रही, ऊर्जा खर्च नहीं हुई। अब दूसरा जो कहते हैं, दूसरा नियम जो ऊष्मागतिकी का कहलाता है वो कहलाता है कि जब कार्य संपादित होता है, यानी इकोसिस्टम के अंतर्गत जब कार्य संपादित होता है तो ऊर्जा का विसरण, ठीक है, अब डिफ्यूजन, इसको डिस्पाइटेशन भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है डिफ्यूजन हुआ, इसका विसरण हुआ। विसरण का अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से जैसे कि ऊर्जा यहाँ से टकराई और टकराने के बाद जैसे कि ये कोई हार्ड सतह है, इससे वापस निकल गई, तो इसका तो अर्थ होता है कि ये क्या हुआ? ये हो गया इसका पारगमन। ठीक है, पारगमन का अर्थ होता है ये इससे ट्रांसफर हो गई। दूसरा ऊर्जा का क्या सिस्टम होता है कि ये हार्ड सतह से टकराई और वापस लौट गई, तो इसे कहा जाता है परावर्तन। परावर्तन से वापस लौट जाती है। तीसरा इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ऊर्जा जब इस हार्ड सतह से टकराई और टकराने के बाद ये वापस उस दिशा में न जाकर चारों दिशाओं में इस प्रकार से फैल जाती है, तो इसे कहा जाता है विसरण, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन यहाँ पर देखने को मिलता है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो कार्य संपादित होता है, यानी कंप्लीट होता है। अब अर्थात ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान यानी ए से वह बी में पहुंची तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, तो ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है वो विसरण, यानी ए से बी तक पहुंचने में कुछ ऊर्जा जो है वह इधर उधर बिखर जाती है। और इस प्रकार जो बिखरी हुई ऊर्जा होती है वह उस तंत्र को सुलभ नहीं होती है, न तो ए के पास हुई आएगी न बी के पास हो जाएगी, वह बिखर जाती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक इकोसिस्टम में ऊर्जा का मॉडिफिकेशन और उसका ट्रांसफर जो है प्रत्येक बिंदु पर, यानी प्रत्येक पोषण स्तर पर, पोषण स्तर ए या बी हो चाहे सी हो, पर ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कुछ लॉसेज होते हैं और कुछ वहां पर विसरण भी देखने को मिलते हैं। ये ऊर्जा के कुछ नियम हैं। तो इस प्रकार जितनी भाग का विसरण होता है, यानी कुछ भाग न तो ए के पास है और न बी के पास, ए के पास जो एनर्जी थी वो बी के पास पहुंचनी थी, लेकिन कुछ भाग वापस रास्ता में इधर उधर बिखर गई, तो वह जो भाग जो इस प्रकार से विस्तृत हो जाता है वह उष्मा के रूप में होता है। और ये जो उष्मा होती है ये वायुमंडल में वापस चली जाती है। तो वायुमंडल में गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वह उष्मा नष्ट हो गई, ठीक है, वह ए से बी तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उष्मा नष्ट हो गई, वह वायुमंडल में वापस पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम के अंतर्गत जो सोलर रेडिएशन एनर्जी जो इनपुट होती है, जो पहुंचती है, कहाँ इनपुट होती है? जो पौधे होते हैं उस सोलर रेडिएशन को रिसीव करते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सोलर एनर्जी को प्राप्त करते हैं और इस एनर्जी का अधिकांश भाग जो होता है उसको उष्मा ऊर्जा में बदल दिया जाता है, तथा जितने भी जो प्लांट है, प्लांट की जो कम्युनिटी है वह अपने श्वसन के माध्यम से, श्वसन पेड़ पौधे भी करते हैं, CO2 को
यूज करते हैं और CO2 के साथ इस उष्मा का अधिकांश जो भाग है वो वायुमंडल के अंतर्गत क्षय हो जाता है, यानी वह थोड़ा सा नष्ट हो जाता है। पौधे जो सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं उसका बहुत कम भाग जो है उसका यूज वह फोटोसिंथेसिस की विधि के अंतर्गत काम में लेते हैं और उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य ऊर्जा का एक भाग भोजन बनाने में या रासायनिक ऊर्जा बनाने में खर्च कर दिया जाता है और यह एक नंबर जो पोषण स्तर है जिसे स्वपोषित हरे पौधे कहा जाता है उसके अंतर्गत ये उष्मा जो है वह संचित हो जाती है, यानी सूर्य की ऊर्जा कहां पर संचित हो गई, इस पेड़ पौधों के अंतर्गत संचित हो गई। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों के अंतर्गत जो रासायनिक ऊर्जा कहां से आई, जो उष्मा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पेड़ पौधों ने बदल दिया। तो इस प्रकार से जो रासायनिक ऊर्जा पेड़ पौधों में संग्रहित हो चुकी है वह आहार श्रृंखला के पोषण स्तर 2 यानी उस पौधों को, यानी हरे पौधे जो हैं उस हरे पौधों का जो सेवन करेगा, कौन करेंगे, शाकाहारी जंतु के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। तो हरे पौधों के अंतर्गत जो उष्मा थी वह उष्मा अब कहां पहुंच जाएगी, वह शाकाहारी जीवों के अंतर्गत पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से पोषण स्तर 2 के अंतर्गत ये एनर्जी पहुंच जाती है। कुछ ऊर्जा जो है वह पोषण स्तर 1 यानी हरे पौधों द्वारा श्वसन के कारण या विसरण उसका वहां पर हो जाता है। कुछ भाग जो है वह पोषण स्तर 2 जो है शाकाहारी का, यानी कहने का अर्थ होता है कि जो 100% होता है वह 100% का 90% तो वह यूज करता है और इस का लगभग 10% जो होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10% जो है वो नेक्स्ट स्तर, यानी जो ए नंबर है हरे पौधे, उस हरे पौधे के पास जितनी एनर्जी अगर मान लेते 100% है तो उसका बी को केवल 10% भाग ही देखने को मिलता है और इस 10% का 90% बी यूज करता है और जो सी है यानी जो मांसाहारी होते हैं वह उसका, यानी इस 10 में से 9% तो कौन यूज करेगा, 10 में से 9 हिस्से तो बी यूज करेगा अपने खुद के लिए, अपने उत्तकों के निर्माण में, और 1% जो होगा वह अगले स्तर को देगा। तो इसी कारण से सबसे ज्यादा एनर्जी तो किसमें होते हैं, हरे पौधे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होते हैं, लाभदायक होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत 100% एनर्जी है। उस 100% का जो 10% जो भाग है वो किसमें निर्भर रहता है, जो इस हरे पौधों का सेवन करते हैं, जैसे कि बकरी है चाहे खरगोश है, तो ये हरे पौधों को सेवन करते हैं, इसलिए उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। यही कुछ कारण है कि जो मांसाहारी लोग उन जीवों का सेवन ज्यादा करते हैं जो कि हरे घास पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट 10%, यानी इसके पास कितना था 100, इसके पास 10% और 1% जो भाग रहेगा वो किस पर आएगा, वह मांसाहारियों के पास पहुंचेगा, यानी एनर्जी का 1% ही यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर 90% कंज्यूम हरे पौधे कर लेते हैं, 9% शाकाहारी कर लेते हैं और 0.9% जो है वो मांसाहारी कंज्यूम करते हैं। इस प्रकार से ये चार्ल्स एटल का आपके 10% का इस प्रकार का नियम चलता है। तो इस प्रकार से पोषण स्तर 2 में इन पौधों का इस जो पोषण है वो पहुंच जाता है। जब शाकाहारी जो जंतु है पोषण स्तर 1 यानी हरे पौधे वनस्पतियों को अपने भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो भोजन के माध्यम से इसका जो ऊर्जा का है जो स्वरूप है वह जंतुओं के अंतर्गत पहुंच जाता है, यानी पौधों से वह जंतुओं के अंतर्गत एनर्जी पहुंच जाती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो क्रियाशीलता है वो किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से एक इकोसिस्टम चलता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव जंतु है जो हरे पौधों का सेवन करते हैं वह इस ऊर्जा का प्रयोग करके अपने उत्तकों का निर्माण करते हैं, यानी इससे वह अपने टिश्यूज का निर्माण करते हैं, कुछ ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और अपने आप को बलवान बनाने का कार्य करते हैं। और जो रासायनिक ऊर्जा इन्होंने पौधों के माध्यम से प्राप्त की है वह शाकाहारी जंतुओं द्वारा श्वसन के द्वारा वापस वायुमंडल में भेज दी जाती है या उसका विसरण हो जाता है और इसका कुछ भाग जो होता है वो पोषण स्तर 2 यानी जो मांसाहारी है उनके लिए उपलब्ध हो जाता है कुछ भाग। आगे बढ़ते हैं, पोषण स्तर 3 के यानी जो मांसाहारी जंतु है वह पोषण स्तर 2 यानी जो शाकाहारी है जब उनका जब भक्षण करते हैं तो पोषण स्तर 2 यानी जो शाकाहारी है
उसकी संचित ऊर्जा का कुछ भाग जो है वह मांसाहारियों के अंतर्गत पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से पोषण स्तर 3 यानी जो मांसाहारी है उनके द्वारा प्राप्त की जो रासायनिक ऊर्जा का बड़ा अंश जो है वह कुछ श्वसन में मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो पोषण स्तर 3 यानी जो मांसाहारी है उनके जंतुओं को कार्य करने के लिए, अपने उत्तकों का निर्माण या तंतुओं का निर्माण या उसका संवर्धन करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने या शिकार पकड़ने के लिए जो वो एक्सरसाइज करते हैं या संतान की जो जनन करते हैं, उसमें उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसमें ये खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पोषण है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जो रूपों में इस प्रकार से आगे ये ऊर्जा चलती रहती है। तो इस प्रकार से आप समझ चुकी होगी कि जो एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियाशीलता है वो किस प्रकार से कार्य करती है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है उस उत्पादकता के बारे में बात करेंगे। इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, नहीं तो आप देख सकते हैं कि जो सविंदर सिंह जी की जो किताब है उसमें से ये कॉन्सेप्ट पूरा लिया गया है। तो ये समझाने का पूरा कार्य हो चुका है, बाकी पूरे के पूरे जो चीजें हैं वह इस प्रकार से चलती हैं। वीडियो के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसकी उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पारिस्थितिकी